Hello guys, how are you? Good morning to all of you. Today we are going to start the lecture number 2, and if you want to see the lecture number 1, then you can go on my channel. The name of channel is DPS Physics Academy. In last lecture number 1, we have covered all 4 properties of this chapter. Next properties we will study today, and then we will start the next portion of the chapter. Okay, so what is aperture? What is aperture? Aperture is the this diameter of the mirror. Diameter of the mirror a b. That AB distance, the AB distance is called the aperture. Yeah, in language you can say aperture is the diameter of the spherical mirror. It's called aperture. Okay, next term is radius of curvature. What is radius of curvature? It is a distance between center of curvature and pole. Center of curvature and pole. That is called radius of curvature. Next is focal length. What is focal length? Focal length is the distance between principal focus and pole. Is known as focal length. Yeah, focal length we can also define as it is a half of the radius of curvature. It is the half of the radius of curvature is known as focal length. Now, okay, we will write the definition about the aperture. Okay, aperture. What is aperture? Now we define and write the definition. The diameter of spherical mirror is known as एपर्चर. ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एपर्चर क्या है. किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो ये डायमीटर होता है उसको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं, सॉरी एपर्चर कहते हैं. नेक्स्ट पार्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर डायमीटर का आप कंफ्यूज मत होना. मैं वापस बता देता हूँ. किसी भी मिरर या किसी भी सर्कल का जो ये जो होता है एक डायमीटर होता है. क्या होता है? हाफ. ये यहाँ से यहाँ रेडियस का डबल, ये डायमीटर हो गया. तो अगर इस स्फेयर का अगर आप कटिंग ले पार्ट, ये कटिंग हो गया तो ये डिस्टेंस क्या हुआ? ये आपका पॉलिश कर दिया. ये क्या करते हैं? पॉलिश कर दिया, सिल्वर पॉलिश और पेंट कर दिया तो आपका मिरर बन के तैयार हो गया. तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका हो जाएगा एपर्चर. तो ये एपर्चर का एक तरीके से डायमीटर है. तो यहाँ पर भी इस डिस्टेंस को एक वन एंड टू अनदर एंड जो मिरर के अंदर जो डिस्टेंस होती है उसको हम एपर्चर ही कहते हैं. इसलिए इसको हम डायमीटर ही, एग्जैक्ट डायमीटर तो नहीं है स्फेरिकल स्फेयर का, बट स्फेरिकल मिरर का जो डिस्टेंस होता है इसको हम डायमीटर यहाँ पर कंसीडर करते हैं. नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर. इसको कैसे डिफाइन करेंगे? वेरी सिंपल. द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल is known as radius of curvature. Next definition is
फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ, ये डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाती है। तो इसको क्या लिखेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल is known as फोकल लेंथ। आई थिंक आपको तीनों की डेफिनेशन मिल गई और अच्छे से पॉइंट सारे समझ में आ गए होंगे। फोकल लेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। ये जो डिस्टेंस है, या अपन ये भी कह सकते हैं द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और देखिए दोनों में क्या रिलेशन होता है? आर जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस होता है ये फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बात ध्यान रखना। वैसे बहुत सिंपल फॉर्मूला है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो ट्वाइस फोकल लेंथ का होता है, और जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ। ओके, ये पॉइंट जो होता है दोनों के एकदम मिडल और सेंटर में होता है। तो इसका हम ट्वाइस करेंगे तो ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अभी। ओके, अभी हम पढ़ेंगे इमेज के बारे में। इमेज क्या चीज है? ओके, इमेज एक तरीके से जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअल व्यू होता है। वर्चुअल मतलब एक तरीके से कह सकते हैं वो ऑब्जेक्ट रियल में उस जगह पे है नहीं, उसके एक रिप्रेजेंटेशन उस ऑब्जेक्ट का वहां पर होता है, उसी को हम वर्चुअल व्यू कहते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर इस जगह पे हूँ, तो ये तो एक रियल में मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, और मेरा ये रिप्रेजेंटेशन कहीं पे अगर दिखाई दे रहा है तो वो एक तरीके से वर्चुअल व्यू कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पर इमेज क्या है? वर्चुअल व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज फॉर्म। अब ये कब बनता है? व्हेन इट इज फॉर्म when the reflected ray of light meet together after the reflection that is called image। ओके, आपको इमेज समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो वापिस आप वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ इमेज। टाइप्स ऑफ इमेज दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट है आपका रियल इमेज और सेकंड है वर्चुअल इमेज। ये इमेज के दोनों नेचर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नेचर। फर्स्ट इमेज का नेचर कौन सा है? रियल इमेज। और सेकंड नेचर कौन सा है? वर्चुअल इमेज। ओके, अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनके बारे में पॉइंट्स क्या है। देखिए, हम डिफरेंस के अकॉर्डिंग दोनों के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका रियल इमेज और ये आपका है वर्चुअल इमेज। ओके, रियल इमेज वो इमेज होती है जो अपन किसी भी इमेज रियल इमेज को आप किसी भी स्क्रीन पे शो कर सकते हैं। वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे शो नहीं कर सकते हैं। ये किसी भी मिरर या किसी भी स्क्रीन के मिरर के इनसाइड इमेज बनती है। तो ये जो मिरर के इनसाइड इमेज बन रही है उसको आप बाहर स्क्रीन पे नहीं बना सकते हैं। ये इमेज मिरर के बाहर बनती है, इसलिए आप इसको स्क्रीन पे बना सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर दैट काइंड ऑफ इमेज can be taken on the screen
Second point, it is always इन्वर्टेड इमेज। ये इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। अब वर्चुअल इमेज इसके जस्ट रिवर्स, दैट काइंड ऑफ इमेज cannot taken on the screen. Second point, always erect. इन शॉर्ट, यहाँ पे इन शॉर्ट में आप ये लिख सकते हैं, ऑलवेज इन्वर्टेड इमेज। ये ऑलवेज इन्वर्टेड होते हैं, ये ऑलवेज इरेक्ट इमेज होती है। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में आपको पॉइंट समझ में आ गया। इसको स्क्रीन पे बना सकते हैं, इसको स्क्रीन पे नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बारे में कुछ आगे हम पढ़ेंगे तो इसके बाद और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो वहां हम गेन कर लेंगे, ठीक है ना। अब हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपन, इमेज फॉर्मेशन। चलो, इमेज फॉर्मेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो देखिए। इमेज फॉर्मेशन होता कैसे है हमको ये पता होना चाहिए। तो इसके अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इमेज always form after the meeting of reflected ray, after the meeting of reflected ray after the reflection, after the reflection. So image always form after the meeting of reflected ray after the reflection के बाद जब भी reflected ray आपस में मीट करती हैं वहां पे हमेशा इमेज बनेगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इमेज फॉर्मेशन पॉइंट के लिए। और सेकंड पॉइंट, हाउ मेनी मिनिमम रेज आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द इमेज। इमेज को बनाने के लिए मिनिमम रे कितनी रिक्वायर्ड होगी? Only 2 rays are required. So minimum 2 reflected rays are required to form the image. How many? 2 reflected rays are required to form the image. किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए, रियल इमेज या वर्चुअल इमेज बनाने के लिए मिनिमम आपको 2 रेज की रिक्वायर्ड होती हैं। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हाउ मेनी देयर रेज आर? 4. We have 4 reflected rays, 4 kind of reflected rays are okay, and all 4 kind of reflected rays we will study in next. Okay, now we will study, अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर।
अभी जो पॉइंट लिखवाए हैं इन दो पॉइंट को अच्छे से माइंड में रखना, क्योंकि यही आपको इमेज बनाने में हेल्प करेंगे। इन्हीं दो पॉइंट के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ओके, सपोज ये आपका प्लेन मिरर है और इसका मैंने इसके सेंटर में नॉर्मल बनाया है। क्या सेंटर ये नॉर्मल केवल ये एक ही हो सकता है? नहीं, इन्फिनिटी नॉर्मल बना सकते हैं। मैं यहाँ पे भी नॉर्मल बना सकता हूँ, यहाँ पे भी नॉर्मल बना सकता हूँ, यहाँ पे भी नॉर्मल, यहाँ पे भी नॉर्मल, यहाँ पे भी, तो कहीं पे भी आप नॉर्मल बना सकते हैं। मैंने इसके सेंटर में एक नॉर्मल बनाया, ठीक है ना, और फिर मैं रखूंगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट यहाँ रखूंगा और ये भी तो एक नॉर्मल है या नहीं? ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। तो फिलहाल मैं इस नॉर्मल को कंसीडर करूं और ये अगर ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के सामने अगर रे यू आ रही है नॉर्मल की डायरेक्शन में, इस नॉर्मल की डायरेक्शन में रे इंसिडेंट रे आएगी, तो नॉर्मल पे आएगी तो टकरा के वापस पीछे चली जाएगी। रे आई टकरा के वापस पीछे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे होगा और इस पॉइंट पे नॉर्मल ही है, तो रे नॉर्मल की डायरेक्शन आ रही है, टकरा के वापस जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो यहाँ पर दोनों एंगल कितना है? 0। अगर प्लेन मिरर के अंदर अगर टॉप हेड से रे अगर आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है और यहाँ पर टकराएगी तो आगे थोड़ी जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस सीधी पीछे चली जाएगी और इस टॉप पॉइंट से भी आगे चली जाएगी। हम ये कंसीडर करेंगे। तो ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से जो स्टार्ट कर यहाँ से वही इंसिडेंट रे और टकरा कर ये रिफ्लेक्ट रे यहाँ तक इंफिनिटी तक आगे मूव करती रहेगी, ठीक है ना। तो एक तो ये रिफ्लेक्टेड रे हुई, हालांकि अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर इसका फेयर डायग्राम मैं वापस बनाऊंगा, तो अभी इसको आप अच्छे से समझना। और दूसरी इंसिडेंट रे यहाँ पे आई, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर ये नॉर्मल है। कौन सा नॉर्मल है? ये नॉर्मल है। आप किस कहीं भी रे को लेकर जा सकते हैं, आप यहाँ के इस पॉइंट पर भी लेकर आ सकते हैं और यहाँ नॉर्मल बनाओ। तो अगर यहाँ अगर रे लेकर आएंगे इस पॉइंट पर तो ये एंगल बनेगा, तो इस एंगल में वापस टकरा के चली जाएगी। तो यहाँ पर इंफिनिटी काइंड्स ऑफ रे आप पास कर सकते हैं, बट हम इंफिनिटी नहीं बनेंगे, हमारा डायग्राम जो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसलिए हम एनी टू रेज, हम कोई भी दो इंसिडेंट रे यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट इंसिडेंट रे ये है और रिफ्लेक्टेड इधर, और फिर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड इधर, ये इधर आई, ये इधर आर। तो यहाँ पर आई और आर एंगल 0 नहीं है, बट यहाँ आई और आर एंगल 0 है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमने पहले पढ़ा था लास्ट वीडियो लेक्चर 1 के अंदर, वो यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, बट यहाँ आई और आर दिखाई दे रहा है, बट यहाँ आई आर नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ एंगल 0 है, तो यहाँ एंगल 0 नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका फेयर डायग्राम बनाते हैं। ओके, ठीक है, ये आपकी रे इंसिडेंट रे यहाँ पर आई। अब देखिए ध्यान रखिए, ये मैंने यहाँ पे तो नॉर्मल बनाया और दिख भी रहा है, बट यहाँ पे भी नॉर्मल है बट दिख नहीं रहा है क्योंकि मैंने बनाया नहीं, बट कंसीडर तो कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल है। तो नॉर्मल की डायरेक्शन में लाइट आई इंसिडेंट रे और टकरा कर बैक होगी। तो ये लाइट यहाँ से टकरा कर, इसको थोड़ा मैं सही से कर देता हूँ। ओके, अभी जैसा दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा। ओके, अब ये टकरा कर लाइट ऐसे गई। ये जो एरो है इंसिडेंट लाइट का जो इधर जा रहा है एरो, और ये जो एरो है रिफ्लेक्टेड लाइट का। ये एरो किस बात का है? इंसिडेंट लाइट का जो इधर जा रही है, ये एरो रिफ्लेक्टेड लाइट का। तो ये एरो शो कर रहा है आपको इंसिडेंट रे का, और ये एरो शो करेगा रिफ्लेक्टेड रे का जो रे इधर जा रही है, ठीक है। अब इसको रे आप आगे भी बना सकते हैं, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे। और एक नॉर्मल यहाँ पर है, एक नॉर्मल यहाँ तो मैंने बनाया, यहाँ नहीं बनाया, नहीं भी बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा आपने यहाँ इंसिडेंट रे को इंसिडेंट किया, इंसिडेंट रे को यहाँ पे इंसिडेंट किया, तो यहाँ एंगल आई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को अप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ इंसिडेंट आई एंगल, और सेम एंगल यहाँ पे बन रहा है एंगल आर। तो ये एंगल आई, ये एंगल आर, ठीक है ना। अब ये रिफ्लेक्ट, ये इंसिडेंट,
ध्यान रखें जहाँ पे भी रे होगी वहां पे एरो जरूर बनाना है, विदाउट एरो रॉन्ग माना जाएगा कोई भी रे। अब ये रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही है। इमेज फॉर्मेशन आपने क्या पढ़ा था, इमेज तभी बनेगी जब दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगी। बट ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आगे जा रही है, क्या ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आगे इस तरह से गैप को इंक्रीज करते हुए आगे मूव कर रही है, तो क्या रिफ्लेक्टेड रे ये दोनों मीट कर पाएगी? नॉट पॉसिबल। तो आगे की तरफ तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे का मीट करना पॉसिबल नहीं है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे इधर इस तरफ तो मीट नहीं कर पाएगी। तो हम क्या करें, मीट तो कराना है, और रिफ्लेक्टेड रे जहां पे भी मीट करेगी वहां इमेज बनेगी। तो बताओ ये दो रिफ्लेक्टेड रे कहां मीट करेगी? मिरर के अंदर की तरफ, मिरर के इनसाइड, और वो ऑटोमेटिक मीट करेगी। तो ऑटोमेटिक मीट किस पोजीशन पे करेगी वो हम देखते हैं। देखिए अगर ये रे अगर इसी रिफ्लेक्टेड रे को इधर जा रहा है, इसी रिफ्लेक्टेड रे को अगर पीछे की तरफ अंदर हम कंसीडर करें कि इंक्रीज हो रही है, तो सपोज इस तरह से ये रिफ्लेक्टेड रे इंक्रीज हुई। वर्चुअल में ध्यान रखना आप डैश डैश बनाएंगे, वर्चुअल मीटिंग अब यार इधर अगर मीट कर रहा तो रियल मीटिंग कहलाते हैं, और इधर मीट कर रहा है तो वर्चुअल मीट कहलाता है। तो यहाँ पर डैश डैश करके ही बनाना है आपको, कभी भी इस बात का ध्यान रखें, डैश डैश करके ही बनाएंगे वर्चुअल रे को, ठीक है ना, ये वर्चुअल। और यहां से आपका ये भी वर्चुअल करके बनाएंगे आप स्ट्रेट। तो ये दोनों वर्चुअल आपका पॉइंट जो यहाँ आ रहा है, मतलब ये दोनों रिफ्लेक्टर इधर तो मीट नहीं करे, पर वर्चुअली ये पीछे की तरफ इस पॉइंट पर मीट कर रही है। तो यहाँ आपकी बनी इमेज ए डैश बी डैश, ये आपकी इमेज कौन सी हुई? वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ओके, अब ध्यान इस बात का ध्यान रखें आप, हालांकि ये जो गैप, ये गैप डिफरेंट दिखाई दे रहा है, पर ये गैप क्या होना चाहिए? एग्जैक्ट होना चाहिए। तो हालांकि मैंने अपने हाथ से बनाया तो इतना एग्जैक्ट बना नहीं है, गैप थोड़ा अलग आ रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, गैप को थोड़ा इक्वल करते हैं, ठीक है ना, इसको आगे की तरफ मीट कराते हैं। इस रे को मैं थोड़ा सा अपर की तरफ लेता हूं ताकि मीटिंग सही रहेगी। क्योंकि जब एंगल इक्वल एकदम एग्जैक्ट बनेंगे तो ऑटोमेटिक वहां पे मीट करेगी। अब इसको मीट करो आप आगे की तरफ, अब वहां पे मीट कर रहे हैं। अब आपको लगभग ये डिस्टेंस एग्जैक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आपकी रिफ्लेक्टेड इधर, ये रिफ्लेक्टेड दोनों मीट नहीं करे, दोनों मीट को हम वर्चुअल पीछे मीट कराया, तो ये आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। तो ये डिस्टेंस जो होता है हम कहते हैं यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू से डिनोट करते हैं। और ये v, द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज, दैट इज कॉल्ड v। ओके, तो ये आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब इस डायग्राम में क्या क्या दिखाई दे रहा है, एक तो ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट सेम दिखाई दे रही है। दूसरी बात ऑब्जेक्ट ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपको इक्वल दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और तीसरी बात आपको नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट दिखाई दे रहा है। तो सारे पॉइंट लिख देते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या क्या हमारा, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या क्या ऑब्जर्वेशन आया हमारे पास, u इक्वल टू v, u क्या है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है आपका इमेज डिस्टेंस। सेकंड पॉइंट h इक्वल टू h डैश, h आपका ऑब्जेक्ट हाइट और h डैश आपका है इमेज हाइट। h डैश क्या है? इमेज हाइट, h क्या है? ऑब्जेक्ट हाइट। ओके, थर्ड पॉइंट आपका है नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, और फोर्थ पॉइंट क्या है, यहां पर हम कह सकते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, अभी मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट
टू द ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट का जो रेशियो है वो है मैग्निफिकेशन, मतलब h डैश अपॉन h। तो इसका जो रेशियो आएगा h डैश अपॉन h। बताओ इस डायग्राम के अकॉर्डिंग h डैश अपॉन h का रेशियो कितना होगा? ओके देखते हैं, h डैश और h कितना इक्वल है। अगर ये 20 सेंटीमीटर तो ये भी 20, ये 30 तो ये भी 30, तो दोनों का रेशियो देखिए, अगर 30/30 करेंगे 1 आएगा, 20/20 1 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 1। मैग्निफिकेशन कितना है 1। तो प्लेन मिरर के अंदर कभी भी मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा 1 से कम नहीं होता है। प्लेन मिरर के अंदर मैग्निफिकेशन ऑलवेज 1 होता है, कांस्टेंट रहता है, ऑलवेज 1 होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि h डैश अपॉन s। अब मैग्निफिकेशन डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे कि मैग्निफिकेशन होता क्या है, जो नेक्स्ट टर्म से आगे आएगी तो हम वहां पर एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे मूव करते हैं। तो ये बेसिक सिंबल्स हैं जो आपको अभी कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है ना। ये इसलिए लिखा मैंने ताकि आपको ध्यान में रहे U क्या है, V क्या है, H डैश क्या होता है, H क्या होता है और मैग्निफिकेशन M क्या होता है। U जो होता है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। जैसे कि मैं डायग्राम बना के बता देता हूँ, ये आपका मिरर है, यह आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये मिरर और ये ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है हम उसी को U कहते हैं। क्या कहते हैं? U। V है आपका इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। सपोज इमेज आपकी यहाँ पे उल्टी इमेज बन रही है, तो ये मिरर और ये इमेज, तो यहाँ से यहाँ तक जो इमेज होती है वो कहेंगे हम इमेज डिस्टेंस। और अगर इमेज यहाँ पे नहीं बन रही, इमेज आगे की तरफ इरेक्ट इमेज बन रही है, तो यहाँ इस मिरर और इस इमेज के बीच की जो डिस्टेंस है वो इमेज डिस्टेंस होगी। और इमेज हाइट, सपोज ये इमेज है तो ये इमेज की हाइट जो है, इमेज हाइट h डैश से रिप्रेजेंट करेंगे और h डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, और ऑब्जेक्ट हाइट को हम करेंगे h से। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी जो हाइट कहेंगे अपन ऑब्जेक्ट हाइट कहेंगे। m क्या है? मैग्निफिकेशन। इमेज हाइट ऑब्जेक्ट हाइट का रेशियो है, जो m मैग्निफिकेशन कहलाएगा, और मैग्निफिकेशन को हम m सिंबल से लिखते हैं। तो सारे सिंबल हम जो भी सिंबल थे वो हमने पढ़ लिए हैं। अब हम आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए इसमें हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रे। टाइप्स ऑफ रे में फर्स्ट जो टाइप्स हैं वो देखिए, व्हेन रे ऑफ लाइट पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी रे जा रही है तो वो कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। और सेकंड क्या है? अगर फोकस से होकर रे इंसिडेंट रे पास हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो ये दोनों टाइप्स है वो एक दूसरे के वाइस वर्सा है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है इंसिडेंट तो टकरा के जाएगी फोकस से, अगर फोकस से जा रही है तो पैरेलल होकर जाएगी। तो ये दोनों पॉइंट आप एक दूसरे का रिवर्स करके याद कर रख सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है, सी से अगर रे जा रही है तो वापिस टकरा कर सी से ही जा रही है। ऐसा क्यों? अभी मैं बताता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर पोल पे रे आ रही है आई एंगल से, तो आर एंगल से ही पोल पे वापिस जा रही है रिफ्लेक्टेड रे इधर, आई एंगल से आ रही है और आर एंगल पे जा रही है। तो ये जो लाइन है यहाँ पर, ये जो लाइन है एक तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस वाली जो लाइन है यहाँ पर वो नॉर्मल की तरह काम कर रही है। क्यों? यहाँ पर आई एंगल बन रहा है, ये आर एंगल बन रहा है, और नॉर्मल जो होता है उसी के साथ तो आई और आर एंगल बनता है। तो यह आई और आर बन रहा है, इसका मतलब ये नॉर्मल ही है। बट यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, और किस तरीके से रे आकर और सीधी उसी डायरेक्शन में गई। तो यहाँ पर हम क्या कैसे समझे, रे सेम डायरेक्शन में क्यों गई? क्योंकि ये यहाँ पर ये जो लाइन है एक तरीके से नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल। आपको पता होगा मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी सर्कल जो होता है, सर्कल में अगर ये जो लाइन खींचते हैं आप रेडियस, और यहाँ पर अगर टेंजेंट खींचते हैं तो इस पॉइंट पर इस टेंजेंट से 90 डिग्री पे लाइन जो जाने वाली होती है वो क्या रेडियस होती है, और 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो 90 डिग्री पे कोई भी लाइन पास होती है वही तो नॉर्मल कहलाता है। नॉर्मल कहते हैं किससे? किसी भी लाइन से 90 डिग्री पे जो लाइन पास होती है वो नॉर्मल है। तो यहाँ पर ये रेडियस क्या है? नॉर्मल है। अगर रेडियस को यहाँ पे बनाओ तो यहाँ से 90 डिग्री पे ये रेडियस इस पॉइंट पर नॉर्मल हो गया, ये रेडियस इस पॉइंट पर नॉर्मल है। इसका मतलब इस स्फीयर का हर एक रेडियस
एक तरीके से नॉर्मल की तरह काम कर रहा है। इस स्फीयर का हर एक रेडियस एक नॉर्मल की तरह काम कर रहा है। तो इसका मतलब सी से मिरर तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, रेडियस है या नहीं, रेडियस है। अभी आपको रेडियस नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको स्फीयर अगर कंप्लीट कर दूं ये, तो अगर मैं इसको स्फीयर कंप्लीट कर दूं, अब क्या दिखा रहा है, ये सेंटर में दिखाई दे रहा है। तो अब ये क्या है, रेडियस है या नहीं। और यहाँ अगर मैं लाइन खींचूं इस तरीके से, तो इस लाइन से ये क्या है 90 डिग्री पे, तो ये नॉर्मल हुआ। इसीलिए ये पॉइंट यहाँ पर एक नॉर्मल की तरफ काम कर रहा है। इसका मतलब सेंटर से मिरर के किसी भी पॉइंट पर अगर लाइन खींचें तो वो नॉर्मल ही कहलाएगा। जैसे कि देखिए ये आपका है एक होलो स्फीयर, ये सेंटर सी, अगर मैंने मिरर बना दिया इसको कट करके, तो मिरर बना लिया, फिर भी रेडियस तो यही रहेगी। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हर एक जो रेडियस है वो नॉर्मल कहलाएगी। हर एक पॉइंट पर, यहाँ पर ये नॉर्मल, यहाँ पर ये नॉर्मल, यहाँ पर ये नॉर्मल, इस पॉइंट पर ये नॉर्मल, इस पॉइंट पर ये। तो किसी भी स्फेरिकल मिरर के अंदर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से मिरर के किसी भी पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस जो होती है वो एक नॉर्मल की तरह काम करते हैं। तो हर एक पॉइंट पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी ये जो सी से मिरर तक की डिस्टेंस है ये क्या है, एक नॉर्मल है। क्या है, नॉर्मल। तो लाइट जो आ रही है वो कौन सी डायरेक्शन में आ रही है, नॉर्मल की डायरेक्शन में आ रही है। और नॉर्मल की डायरेक्शन में एंगल कितना होगा, 0। तो नॉर्मल की डायरेक्शन में वापस जाएगी आर एंगल 0 के इक्वल, ठीक है ना। तो नॉर्मल डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड वापस बैक हो जाएगी। तो ये पॉइंट समझ में आ गया कि कोई भी सेंटर से मिरर तक की जो डिस्टेंस होती है वो एक तरीके से रेडियस होती है, बट वो नॉर्मल भी कहलाता है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ समझाया। ठीक है, मैथमेटिक्स में ऐसा होता है ना। ठीक है, ओके, आगे मूव करते हैं। तो अभी जितने भी टाइप्स के आपने रे पढ़ी, 4 टाइप्स की जो आपने कॉन्केव मिरर, स्फेरिकल मिरर के अंदर रे जो पढ़ी, ये 4 में से आप कोई भी इमेज बनाने के लिए कोई भी 2 रे आप, मिनिमम 2 रे आप यूज कर सकते हैं। जब भी आप इमेज बनाओगे स्फेरिकल मिरर के द्वारा, अभी नेक्स्ट जो पोर्शन में पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, उसमें 4 में से जो चारों अपने अलग अलग डायग्राम बनाए थे उसमें से कोई भी 2 रे आप यूज कर सकते हैं इमेज बनाने के लिए। ठीक है ना। तो आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं, और नेक्स्ट जो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर है वो लेक्चर नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। ओके, बाय, टाटा। आज की क्लास यही ओवर करते हैं।